हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज सर और आपका स्वागत है नॉलेज सर्किट पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चैंट बुक की हेल्प से हम हर कॉन्सेप्ट को इजीली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एएपी 3 मेन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे। 1. Force किया होता है। Force is a push or pull on an object. इसका इफेक्ट हो सकता है स्पीड बढ़ना, डायरेक्शन चेंज होना या शेप चेंज होना। 2. Balanced or unbalanced forces. जब दो ऑपोजिट फोर्सेस बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट रेस्ट भी या यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, बैलेंस्ड। अगर एक फोर्स ज्यादा हो तो मोशन में चेंज आता है, अनबैलेंस्ड। 3. Newton's laws of motion, your chapter के सबसे important part है। First law, law of inertia. An object remains at rest or in uniform motion unless an external force acts on it. Second law, F equals sine ma, force equals sine mass x acceleration. Every action has an equal and opposite reaction. हर लॉ का एक्सप्लेनेशन हम चैंट के एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज के थ्रू करेंगे। आपको इस चैप्टर में यह भी सीखने को मिलेगा इनर्शिया क्या होती है, मास और वेट का डिफरेंस, मोमेंटम क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रियल लाइफ यूज, न्यूटन्स क्रेडल जैसी एग्जाम्पल्स। चैंट बुक में दिया गया हर सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन हम ISS सीरीज में कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। कम ऑन करो, फोर्स इज क्लियर सर। और सब्सक्राइब करो नॉलेज सर्किट को फॉर फुल एक्सप्लेनेशन एंड डाउट सपोर्ट। नोट्स और PDFs टेलीग्राम भी मिलेंगे। डाउट ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लर्न वर्टिकल बार, अप्लाई वर्टिकल बार, ग्रो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया होगा। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स और मोशन के रूल, लॉ, एस्टन किताब के द्वारा। पहला हमारा, व्हेन वी वांट टू मूव ओपन ए डोर वी हैव टू पुश द डोर हैंडल। हमें जब भी अपने डोर को, दरवाजे को खोलना पड़ता है तो हम उसे धकेलना पड़ता है। और जब हम व्हेन वी वांट टू क्लोज द डोर वी हैव टू पुल द डोर हैंडल विथ आवर हैंड। और जब भी हम अपने दरवाजे को बंद करना चाहते हैं तो हमें अपने हैंडल से, हाथों से उसे धकेलना होता है। इसका मतलब है कि हमें जब भी कोई बॉडी को मूव करना चाहते हैं तो या तो हमें उसे पुश करना होता है या तो हमें उसे पुल करना होता है। कोई भी पुश और पुल एक बॉडी को ही फोर्स कहा जाता है। द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम कोई भी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं उसको उस बॉडी के डायरेक्शन को फोर्स का डायरेक्शन कहा जाता है। जैसे देखिए, ये इस बॉडी तरफ खींच रहा है, इस तरफ पुल कर रहा है, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होगा। वहीं अगर हम देखें तो ये बॉडी को इस साइड पुश कर रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होगा। तो ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन हुआ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी ओपन और क्लोज डोर बाय अप्लाइंग फोर्स। हम जब डोर को ओपन करते हैं या बंद कर खोलते हैं तो हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। व्हेन वी पुश द डोर टू ओपन इट वी अप्लाई द फोर्स ऑन द डोर इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस। जब भी हम डोर को पुश करते हैं खोलने के लिए तो हम अपने से दूर वाले डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं। जब हम डोर को क्लोज करते हैं तो हम एग्जर्ट करते हैं फोर्स अपने डायरेक्शन में।
Forces are used in our daily action like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. हमारे फोर्स हमारे डेली एक्शन बहुत सारे एक्शनों में उपयोग होता है, जैसे हुआ हमारा पुशिंग हुआ, पुलिंग हुआ, लिफ्टिंग हुआ, स्ट्रेचिंग हुआ, ट्विस्टिंग हुआ, या कोई भी चीज को प्रेस करने के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल क्या है दिया गया है, जैसे अगर हम फोर्स का अप्लाई करते हैं जब हम फुटबॉल को करते हैं, फोर्स यूज होता है जब हम डोर के टेबल को घिसते हैं, फोर्स ही यूज होता है जब हम कोई भी बक्सा को फ्लोर पर से उठाते हैं, फोर्स यूज होता है जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे हम कोई भी स्विच क्लॉथ को करते हैं, या फोर्स यूज होता है जब भी हम अपने साइकिल के ब्रेक पे अप्लाई करते हैं पेडल पे, या कोई भी जो पत्ते ऊपर विंड से गिरते रहते हैं हवा के द्वारा, क्योंकि फोर्स उसे पुश अवे कर रहा होता है। इसी प्रकार बहुत सारा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मैंने कुछ एग्जांपल को समझा दिया है और आप कुछ एग्जांपल खुद से पढ़ के समझ लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स के कारण कौन कौन सा इफेक्ट होता है। यहाँ पे भी जैसे वेट लिफ्टर वेट को पुलिंग कर रहा है और फिर पुशिंग कर रहा है, यहाँ पे भी बताया गया है कि कैसे पहले हम फोर्स को पुश कर रहे हैं फिर पुल कर रहे हैं, कैसे एक्सर्ट हो रहा है वेट लिफ्टर पे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं, फोर्स को हम सिर्फ जज कर सकते हैं उसके इफेक्ट से, या जो वेरियस बॉडीज में प्रोड्यूस करता है हमारे चारों तरफ। फोर्स का बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। पहला कि एक फोर्स कोई भी रुके हुए वस्तु को मूव कर सकता है, एक फोर्स कोई भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, फोर्स कोई भी मूविंग बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है, एक फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है कोई भी मूविंग बॉडी का, एक फोर्स शेप और साइज चेंज कर सकता है। अब यहाँ नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए जो भी हम इफेक्ट पढ़े उसके रिलेटेड, जैसे जब भी हम कोई भी फुटबॉल को जो ग्राउंड पे रखा हुआ है उससे हम अपने फुट से किक करते हैं तो वह फुटबॉल मूविंग करना स्टार्ट कर देता है। इस केस में हमने फोर्स उस स्टेशनरी रुके हुए फुटबॉल पे अप्लाई किया। इसी प्रकार जब फोर्स इंजन होता है, जो कोई भी गाड़ी रुका हुआ है वह स्टेशनरी कार को मूव कर देता है। इस सारे एग्जांपल से हम ये फाइंड करते हैं कि फोर्स कोई भी रुके हुए बॉडी को मूव करा सकता है। यह हमें कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो हम देखते हैं, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, कि जब भी बॉल होता है वो मूव करते हुए कुछ समय के बाद वह रुक जाता है। इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड का होता है, वह मूविंग फुटबॉल को रोकता है। उसी प्रकार जो फोर्स ऑफ ब्रेक है वह मूविंग कार को रोक देता है। इस प्रकार हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक फोर्स मूविंग बॉडी को स्टॉप करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि वो सपोज करते हैं कि एक बाइसिकल सर्टेन स्पीड से जा रहा है और सब कोई पीछे से उसे पुश कर रहा है उसने, तो बाइसिकल का स्पीड हम देखते हैं कि इंक्रीज हो जाता है और यह ज्यादा तेजों से चलना लगता है। वहीं अगर दूसरे हैंड यदि हम यह देखते हैं कि कोई मूविंग साइकिल को पीछे से खींच रहा है तो उस बाइसिकल का स्पीड घट जाता है और वह स्लोअर चलने लगता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि पुश और पुल करने से मूविंग बाइसिकल का स्पीड बदल रहा है। इसलिए लेकिन पुश और पुल को तो फोर्स कहा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक फोर्स है वो मूविंग बॉडी के बाइसिकल के स्पीड को चेंज कर सकता है। कोई भी यदि फोर्स अप्लाई किया जाए डायरेक्शन ऑफ बॉडी में के तरफ तो ये स्पीड को इंक्रीज कर देता है। वहीं अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में यह फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये स्पीड को डिक्रीज कर देता है, जो एग्जांपल हमने अभी ऊपर साइकिल के केस में देखा है। अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी बॉल अगर एक सर्टेन हाइट से गिराया जाता है तो उसका देखते हैं कि हम स्पीड इंक्रीज करने लगता है, स्पीड करने लगता है। ये स्पीड इसका इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वह
एक ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा होता है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी वजह से जो बॉल होता है ऊपर से गिर रहा होता है वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। वहीं दूसरी हैंड जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो देखते हैं उसका स्पीड घटने लगता है, क्योंकि अर्थ उस टाइम एक पुलिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अपोजिट उसके मोशन के अपोजिट में लगा रहा होता है, इसी कारण उसका बॉल घटने लगता है स्पीड। वहीं अगर हम एक टेनिस मैच में देखें, जब एक मूविंग टेनिस बॉल होता है वह रैकेट से हिट करता है तो जो डायरेक्शन होता है बॉल का वो चेंज हो जाता है और वह एक दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है। इस केस में हम पाते हैं कि जो फोर्स एग्जर्टेड है टेनिस प्लेयर के द्वारा वह मूविंग टेनिस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है। इसी प्रकार हम लोग क्रिकेट मैच में भी देखते हैं, जब भी एक मूविंग बॉल बैट के द्वारा हिट किया जाता है तो उसका डायरेक्शन क्रिकेट बॉल का चेंज हो जाता है और वह दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फोर्स एग्जर्ट जो क्रिकेट प्लेयर के द्वारा बैट होता है वह मूविंग क्रिकेट बॉल के डायरेक्शन को चेंज करता है। वहीं अगर हम कैरम बोर्ड खेलते हुए तो उसमें भी देखते हैं, जब हम रिबाउंड लेते हैं तो स्ट्राइकर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि जो ये जब कैरम बोर्ड है वह एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है स्ट्राइकर पर। वहीं अगर हम जब हम अपने एयर्स करते हैं अपने माउथ राइजिंग बर्निंग इंसेक्ट तो हम देखते हैं कि डायरेक्शन का स्मोक है वह अगरबत्ती का चेंज हो जाता है। इस केस में फोर्स एग्जर्ट जो ब्लोइंग एयर द्वारा होता है वह भी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। हम इन सारे एग्जांपल से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक फोर्स मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। वही अगर एक लाइट स्प्रिंग को अगर दोनों हाथ से दोनों साइड खींचा जाए तो उसका शेप और साइज चेंज होता है। ये आप जनरली देखे होंगे, यहाँ फिगर 5 में भी दिखाया गया है कि देखिए पहले ओरिजिनल शेप और साइज का स्प्रिंग था, जब हम इसे दोनों हाथों से खींचे तो ये लंबा हो गया, इसका शेप और साइज चेंज हो गया। कि स्प्रिंग होता है वो फर्दर अपार्ट हो जाता है और उसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है। इस तरह जो हमारा हैंड है वो शेप और साइज स्प्रिंग का चेंज करता है। इन सारे एग्जांपलों से हम ये पाते हैं कि जो है फोर्स वो बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है। उसी प्रकार शेप ऑफ डब जो हमारा आटा होता है उसका हम प्रेस जब करते हैं तो उसका शेप और साइज चपाटी बनाने के लिए उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है जब हम अप्लाई करते हैं। उसी प्रकार हम इसी प्रकार बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ गीली मिट्टी का जब हम पोर्टर कन्वर्ट करता है उसे पोर्ट में डिफरेंट साइज में तो वह फोर्स अप्लाई करता है जिसके द्वारा वो टिकलाई का शेप और साइज चेंज हो जाता है। वहीं हम अगर देखें टूथपेस्ट में भी जब हम सुबह को ब्रश करने के लिए करते हैं तो हम दाबते हैं तो उससे पेस्ट निकलता है, उस हम देखते हैं कि उसमें भी फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसका भी शेप और साइज चेंज हो जाता है। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसका स्ट्रेच करने पर हम देखते हैं कि शेप और साइज चेंज हो जाता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि फोर्स शेप और साइज का बॉडी का चेंज कर सकता है। अब हम फोर्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ए फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस व्हिच टेंड्स टू सेट ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप ए मूविंग बॉडी और व्हिच टेंड्स टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी और which stands to change the shape of a body। कि एक फोर्स एक इन्फ्लुएंस है जो रुके हुए वस्तु को मोशन में लाता है, मोशन में बॉडी को रोकता है या बॉडी के स्पीड को चेंज करता है, डायरेक्शन को मूविंग बॉडी का चेंज करता है और शेप और साइज बॉडी का चेंज करता है। अब हम कुछ फोर्स के दो टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बैलेंस फोर्स और दूसरे होते हैं बैलेंस फोर्स। सो अब हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले फोर्स बैलेंस फोर्स, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑन जीरो इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। कि कोई बॉडी है उसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर उस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो जीरो है तो वो बैलेंस फोर्स होता है। A body under the action of balance force does not change its position of rest
और ऑफ इनफॉर्मेशन इट अपीयर्स नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि कोई बॉडी जो बैलेंस फोर्स जिस पर अप्लाई हो रहा है उसका पोजीशन नहीं चेंज होता है, वो एकदम रेस्ट होता है। यहाँ पे हम एक फिगर 6 में दिया गया एग्जांपल हैवी बॉक्स जो ग्राउंड पे लाई कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे एक बोर्ड बॉक्स है ग्राउंड पे लाई कर रहा है। ये हम इसमें ये पाते हैं कि ये बॉक्स एक रत्ती भी मूव नहीं कर रहा है, जो अपनी जगह पे है वहीं पे वहीं रेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक है फोर्स ऑफ पावर पुश, जो फोर्स हम यहाँ इस साइड से पुश का लगा रहे हैं, ये हमारा फोर्स ऑफ पुश है। इस तरफ से हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जो हमारा फोर्स ऑफ पुश है उसको मोशन को अपोज कर रहा है। यही हमारा नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, और ऊपर में हमारा फोर्स ऑफ रिएक्शन लग रहा है, जो ग्राउंड को ग्रेविटी फोर्स को ऊपर बैलेंस कर रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों ये इस फोर्स का अपोजिट फोर्स, ये फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, इस फोर्स के अपोजिट फोर्स ये ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है। और देख रहे हैं इस तरफ जो भी फोर्स है वो इस फोर्स के द्वारा कैंसिल आउट कर दिया जा रहा है, इस फोर्स के द्वारा कैंसिल आउट कर दिया जा रहा है। इसलिए यह जो हमारा मूविंग बॉडी है इस पे 0 फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और ये बॉडी बैलेंस फॉर्म में रुका हुआ है। जो हमारा बॉक्स है वो रेस्ट में है, क्योंकि इस पे 4 फोर्सेस लग रहा है और ये एक रत्ती भी मूव नहीं कर रहा है। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पे चारों पे जो फोर्स लग रहा है वह 0 है। यह एग्जांपल है हमारा बैलेंस फोर्स का। यही बैलेंस फोर्स के बारे में जो एग्जांपल अभी समझाया उसी के बारे में बताया गया है। वहीं एक दूसरा केस किया गया कि अगर एक सूटकेस कुछ हाइट पे ग्राउंड से रखा हुआ है तो उस पर भी रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा होता है वह 0 होता है, क्योंकि यह अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करता है। उसी प्रकार यहाँ पे और बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है। हमने 1-2 एग्जांपल को समझा दिया है, आप और भी एग्जांपल है दिए गए, उन्हें पढ़ के समझ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। इन सारे चीजों से हम एक चीज बैलेंस फोर्स के बारे में कह सकते हैं कि पे नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन स्टेशनरी बॉडी बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन स्टेशनरी पोजीशन। इसमें ये करा कि अगर बैलेंस फोर्स कोई भी स्टेशनरी बॉडी पे बोझ लग रहा है तो वह बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, तो वह रुका ही रहेगा। वहीं अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी तो वह बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू रिमेन रहेगा। जैसे यहाँ रोप पुलिंग बड़ा ऊपर में भी समझाया गया, आप यहाँ पे फिगर 7 में भी देख सकते हैं कि दोनों साइड से 2 टीम एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, और देख रहे हैं हम कि ये रिमेन रेस्ट में रहता है। क्यों? क्योंकि एक इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है। क्योंकि इसलिए यहाँ पे जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है, इक्वल और अपोजिट फोर्स दोनों डायरेक्शन लग रहा है, इसलिए ये कोई भी डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है। उसी प्रकार यदि हम एक बैलून को हाथों के बीच में प्रेस करते हैं तो बैलेंस फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसके कारण बैलून का शेप चेंज होता है। जैसे देखिए ये हाथ से लगा रहे हैं तो इस साइड एक हमारा फोर्स लग रहा है, और इस साइड से हम लगा रहे हैं तो हमारा फोर्स एक इस साइड लग रहा है, तो ये दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बैलेंस फोर्स किसी की स्टेशनरी बॉडी या का मोशन चेंज नहीं कर सकता, या कोई भी मूविंग बॉडी को रोक नहीं सकता, लेकिन वह शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ ऊपर एग्जांपल में देखिए कि इसमें देखिए ये यहाँ स्टेशनरी मोशन में था, ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही था, लेकिन इसमें हम देखें गुब्बारा के केस में कि ये शेप और साइज गुब्बारा का चेंज कर दे रहा है। वही जो एग्जांपल अभी हम फिगर 8 में समझाए हैं उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, उसी को डिटेल में समझाया गया है, जो हमने ऑलरेडी समझा चुके हैं। चलिए अब हम अगले फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो है हमारा अनबैलेंस फोर्स। If the resultant of all the force acting on a body is not 0, the force are called unbalanced force. अगर सारे फोर्स जो एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है अगर उसका पूरा वैल्यू 0 नहीं हो तो उसे अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है।
जब अनबैलेंस फोर्स बॉडी पे एक्ट करता है तो वह यूनिफॉर्म बॉडी रेस्ट और मोशन में लाता है। जैसे अनबैलेंस फोर्स है वह एक स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है और मूविंग बॉडी को एक स्टॉप कर सकता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि अनबैलेंस फोर्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन एक बॉडी का चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इससे आप और भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ फिगर 9 में दिया गया है एक अनबैलेंस फोर्स बॉडी में मोशन, एक टॉय कार में मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे इस बॉडी को हम अपने हाथों से मूव करते हैं, ये कार को, तो हम फाइंड करते हैं कि यह जो टॉय कार है यह मूव करना स्टार्ट कर देता है। इस केस में भी 4 फोर्स इस टॉय कार पे लग रहे हैं। उसमें एक है हमारा फोर्स ऑफ पावर पुश जो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, फिर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक है फोर्स ऑफ रिएक्शन जो ऊपर की डायरेक्शन में ग्राउंड के द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो वेट ऑफ टॉय कार के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रखा है। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स है, इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। लेकिन जो व्हील्स ऑफ टॉय कार है वह अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम है यहाँ पे। जो हमारा फोर्स ऑफ पुश है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ पुश के तुलना में बहुत ही कम है। इसी की वजह से यह इस केस में हम देखते हैं कि ये बॉडी मूव करने लगता है, क्योंकि यहाँ इस साइड जो हमारा फोर्स ऑफ पुश है वह ज्यादा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, तो यह पूरी तरह कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। तो इस तरह ओवरऑल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा हो गया, इसके कारण इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लगता है। इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। इस तरह हम ये कह सकते हैं टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद ग्रेटर फोर्स देन द अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि हमें कोई भी बॉडी को मूव करना है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स हमें अदर डायरेक्शन से लगाना होगा, तो यह कार इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ऊपर वाले केस में बैलेंस वाले केस में देख रहे थे कि ये दोनों फोर्स इक्वल था, लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा है फोर्स ऑफ पुश से कम है, इसलिए यह बॉडी मूव करने लगा। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम फिगर 6 में जो ऊपर बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे उसमें भी वह जो हमारा बॉडी बक्सा है वह रेस्ट में है, वह भी मूव करने लगेगा। अगर फोर्स ऑफ पुश को थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज किया जाए, 2% मिलके करे, उस केस में भी फोर्स ऑफ पुश है वह ज्यादा हो जाएगा अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के तुलना में, तो एक अनबैलेंस फोर्स उस पे हैवी बॉक्स पर लगेगा जिसकी वजह से वो मूव करने लगेगा। या जब भी हम सूटकेस को एवं ग्राउंड पर रखे वहां भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ आवर हैंड के द्वारा बैलेंस होता है, लेकिन यदि हम वहीं अगर सूटकेस को रिलीज कर दे अपने हाथ से तो एक बैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगा जिसकी वजह से सूटकेस ग्राउंड के नीचे गिर जाएगा। वहीं देखें यहाँ पे भी एग्जांपल जब ऊपर में हम देख रहे थे कि रोप पुलिंग में कि जब दोनों साइड इक्वल फोर्स लग रहा था तो बैलेंस था, लेकिन वहीं अगर एक साइड थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा है तो अनबैलेंस हो गया, एक साइड जो लोग है वो गिर गए और एक साइड लोग इस साइड खिंचाने लगे क्योंकि यहाँ इक्वल फोर्स लग रहा है। उसी प्रकार अगर कोई अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो मूविंग बाइसिकल हुआ हमेशा मूव करते रहेगा बिना कोई स्टॉपेज के। तो यही जो अभी 2 एग्जांपल ऊपर फिगर में समझाए रोप पुलिंग के बारे में और साइकिल के बारे में, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ से क्लियर है कि व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी, कि जब भी अनबैलेंस फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करता है तो वह मोशन में आता है। और दूसरा पॉइंट ये भी एक नोट करने वाला है कि एक अनबैलेंस फोर्स मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जब बॉल रोलिंग ग्राउंड पे करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर एक्ट करता है जो बॉल को आफ्टर कुछ टाइम स्टॉप कर देता है।
और हम अभी ऑलरेडी कहे हैं कि अनबैलेंस फोर्स जब भी बॉडी पे एक्ट होता है तो वह स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है। इसका रिवर्स भी है, वो भी ट्रू है कि if the speed or direction of motion of body changes then some unbalanced force is acting on it। यदि स्पीड और डायरेक्शन कोई बॉडी का चेंज होता है इसका मतलब है कि अनबैलेंस फोर्स जरूर उस पर एक्ट कर रहा है। जब बी स्टॉप ए पेडलिंग मूविंग बाइसिकल देन इट स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप। The slowing down of moving bicycle is due to unbalanced force of friction acting on it and the force of। यहाँ पे यही कह रहा है कि जब हम पैडल को मूव करना साइकिल को छोड़ देते हैं तो वह स्टॉप हो जाता है क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिसकी वजह से रुक जाता है और यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है। If there were no unbalanced force of friction and air resistance, a bicycle would go on moving forever। इसमें यही कह रहा है कि अगर अनबैलेंस फोर्स उसमें नहीं होगा तो वो बाइसिकल पूरी तरह हमेशा मूव करते रहेगा। उसी प्रकार एक कार्ड का एग्जांपल भी यही है। यहाँ से सारे से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गैलीलियो के द्वारा। चलिए यहाँ सभी चीजों को पढ़िएगा और समझिएगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नोट कर सकते हैं कि व्हेन वी टॉक ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट यूजुअली मींस अनबैलेंस फोर्स। जनरली हम लोग अपने लाइफ और डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स को ही बहुत ज्यादा यूज होता है और हम आगे यहाँ पे चैप्टर में पढ़ेंगे तो अनबैलेंस फोर्स के ही बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ के बाद जो भी फोर्स हम बोलेंगे फोर्स का मतलब होगा अनबैलेंस फोर्स ही, लेकिन हम जनरली फोर्स वर्ड ही यूज करेंगे। न्यूटन ऑफ लॉ आगे हम पढ़ेंगे या उनको भी चीज पढ़ेंगे यहाँ आगे से, ठीक है।